नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य अकेडमी में। दोस्तों, हमारी जो सामान्य ज्ञान के विषयों को लेकर जो 100% सफलता के लिए शतकों की सीरीज चल रही है, उसमें हम हर विषय को लेकर जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज के महत्वपूर्ण डिस्कशन के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज वही क्रम में मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित एक वीडियो पुराना आ चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में मध्य प्रदेश के भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज के साथ हम फिर से आपके सामने हैं। आपके लिए हम इससे प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताते चलेंगे, ताकि आप अपनी सफलता में इस एग्जैक्ट आंसर के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समावेशित करें। तो दोस्तों, हम सीधे आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर और प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिसको आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, ताकि आपके रिवीजन के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो। ठीक, वनडे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रश्नों को किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। तो एक बार यदि आप पढ़ चुके हैं तो उसको आप बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें स्पीड के साथ। तो डायरेक्ट हम प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग मोटर वाहन कानून की किस धारा के तहत काम करता है? तो दोस्तों, एक मोटर वाहन अधिनियम आया था 1988 में। इस मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्यों का जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम होते हैं वो अनुच्छेद, ये जो धारा है इसकी 213, इसके अंतर्गत वन विभाग काम करता है, जिसके अंतर्गत जो ओनरशिप है, अर्थात जो वाहन है उसका मालिकाना होना, उसके संबंधित कागजात होना, यदि उसका कार्य ना हो तो परिवहन विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है, इन संबंधित विधियों को इस धारा में उल्लिखित किया गया है। तो आंसर होगा इसका धारा 213। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रतिभूति क्या होती है? सिक्योरिटीज, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पेपर फैक्ट्री कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया है नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम संभाग भी है। ठीक, इस नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, 3 जिले शामिल हैं। और यहाँ जो है सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना स्थित है। आप पूछा जाए कि ये प्रतिभूति कागज का उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग होता है स्टाम्प पेपर बनाने में। ठीक है, इसके अलावा जो सरकारी एक्सचेंज में जो गारंटीड पत्र होते हैं, ठीक, उसको बनाने में, चेक वगैरह बनाने में, इन सब का यूज किया जाता है। तो ऐसे पेपर्स कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद में बनते हैं। इसके लिए फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, ये 1962 में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के अधीन ये फैक्ट्री काम करती है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। जिस तरीके से भारत जो है कृषि प्रधान राज्य है, वैसे ही मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए भावांतर भुगतान योजना और खेत तक सड़क योजना, खेत तीर्थ योजना, कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और इन्हीं में से जो सफलता को दिखाने वाला एक आंकड़ा है 2020-21 के सर्वेक्षण में कि फसल क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? तो 19.9% हुई थी। ध्यान रखिएगा, जब देश और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही थी, तब कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हमारी जो कार्यकुशल आबादी है, रोजगार प्राप्त करने की आबादी है, तो एकमात्र क्षेत्र जो कृषि था, जो सारे रोजगार के धंधे, रोजगार के जो व्यवसाय के कार्यक्रम है, सब बंद हो चुके थे, लेकिन खेती, कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो विराम नहीं हुआ। इसमें इसके सारे कार्य चलते रहे, क्योंकि अनाज की प्राप्ति हमारे भोजन के लिए जरूरी है। तो किसानों ने अथक परिश्रम किया और जमीनों का उपयोग बढ़ा, तो क्षेत्र में वृद्धि हुई, 19.9% हुई। यही कारण है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की विकास दर है, मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है? 19.76%। और भारत की अर्थव्यवस्था में
भारत की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वर्तमान आंकड़ा है, इनको ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है और भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान 4.6% है। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो होने वाला है वो निर्माणाधीन है, नर्मदा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई होगी 1265 किलोमीटर और यह 11 जिलों से गुजरेगा। ठीक, 6 लेन का होगा, 6 लेन होगा। और यह हाईवे जो होगा ये प्रारंभ होगा अमरकंटक से। और अमरकंटक क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम है। ये कहां तक जाएगा? अलीराजपुर तक जाएगा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तो पूर्वी जिले से लेकर पश्चिमी जिले तक यहाँ जो है उद्गम होता है नर्मदा का। और यहाँ अलीराजपुर के बाद गुजरात आ जाता है, जहाँ नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है। तो अलीराजपुर और अमरकंटक के बीच 11 जिलों से गुजरेगी। ठीक, 6 लेन होगा, 1265 किलोमीटर लंबाई होगी। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों तेल शोधक कारखाना मतलब ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन पूछ रहा है बीना का। बीना कहाँ है? सागर में है। और इस फैक्ट्री का यानी ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कब हुआ था? सन 2011 में हुआ था। किसके किसके सहयोग से हुआ था? तो ओमान एक देश है पश्चिम एशिया का, और ओमान रिफाइनरी, ठीक, कंपनी। तो जो ओमान की एक कंपनी थी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, प्लस बीपीसीएल का मतलब होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के सहयोग से पेट्रोलियम शोधक कारखाने की स्थापना बीना सागर में की गई थी। ठीक, मध्य प्रदेश में सन 2011 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सन 2011 में, और ये जो है इसके संयुक्त सहयोगी रहे। आगे बात करते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर आप नाम सुने होंगे। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को समर्पित। तो जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ठीक, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के समर्पित हैं। और खंडवा में है ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, इसको यहाँ जो है 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर कहा जाता है। यहाँ ओम आकृति का अंकन है। अब पूछ रहा है कि जल विद्युत परियोजना इनके नाम से कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगी? खंडवा में होगी। ठीक, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो खंडवा जिले में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खंडवा में। खंडवा में कहाँ? मानधाता नामक स्थान पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक, और यहाँ जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है इसको। नर्मदा नदी पर बांध बनाकर उसका उपयोग सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। अब पूछ रहा है कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। ये प्रश्न एमपीपीएससी मेंस के लिए भी और मध्य प्रदेश पीएससी यानी लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो मध्य प्रदेश की व्यापम संबंधी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। कभी जब ये थोड़ा क्लिष्ट लेवल का पूछना होता है तो ऐसे डाटे पूछ लिए जाते हैं। पेंच ताप विद्युत परियोजना, पेंच ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पेंच अभयारण्य सिवनी छिंदवाड़ा में है। वहीं जो है पेंच ताप विद्युत परियोजना भी है, इसका उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। ठीक, ये मेगावाट एमडब्ल्यू से संकेत करते हैं। चांदनी ताप विद्युत परियोजना 177 मेगावाट है और ये कहाँ है? ये है बुरहानपुर में। ठीक, चांदनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? बुरहानपुर में। और ये भारत की, मध्य प्रदेश की पहली है, एमपी की फर्स्ट, एमपी का पहला ताप विद्युत प्रोजेक्ट कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत परियोजना। और इसका पहले 17 मेगावाट उत्पादन क्षमता हुआ करती थी 1953 में, बाद में जो है 177 हो गई। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका उत्पादन क्षमता 177 है। दादा धोनी वाले पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो दादा धोनी वाले पावर प्रोजेक्ट जो है खंडवा में है। यहाँ दादा धोनी एक संत थे, उनके सम्मान में इस पावर प्रोजेक्ट का नामकरण मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है।
और ये कहाँ है, ये भी खंडवा में है। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, वहां इसका निर्माणाधीन कार्यक्रम चल रहा है। झाबुआ में कितनी मेगावाट क्षमता होगी, 600 मेगावाट क्षमता होगी। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा दूसरा। तो ये आंसर ये हो जाएगा, और झाबुआ ताप विद्युत परियोजना चौथा। तो ये इसका आंसर फर्स्ट। ठीक, इस प्रकार से पहला आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिला शहडोल से पृथक होकर 2003 में बनने वाला जिला था, और यहाँ ताप विद्युत प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ताप विद्युत प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं, जहां जल से बिजली बनती है। और परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ होते हैं, जहां परमाणु ईंधन खनिज का रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी। तो वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है। कहाँ हुई थी, 1965 में हुई थी। अमरकंटक अनूपपुर में हुई थी। मध्य प्रदेश का एक ताप पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं 3, ठीक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या आता है, कृषि, पर्यावरण संबंधित, ठीक, पर्यावरण से संबंधित। तो कृषि के अंतर्गत, कृषि हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित, डायरेक्ट, यानी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक स्रोत से जो कार्य संबंधित होते हैं वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो कृषि जो है, और कृषि से संबंधित जैसे मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, या जो कृषि संबंधित अन्य गतिविधियां हैं, ठीक, उसके अंतर्गत क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र आएगा। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब होता है कि हम इनको, कृषि के जो उत्पाद है, इनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पाद बनते हैं उनका कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करके कुछ नई वस्तुएं बनाना विनिर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि के अंतर्गत बांस, बांस मीन्स लकड़ी, उससे कागज बनाना, तो कागज निर्माण क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया। वस्त्र निर्माण भी क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया। तीसरा आता है सेवा। सेवा में जैसे एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन में शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, ये सारी सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आप पता कर लिए। पहला है जो जमीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, प्राकृतिक संसाधन से, स्रोत से, वो प्राथमिक में आएगा। द्वितीयक में यानी इनका उपयोग करके कोई नई चीजें बनाना, उद्योग निर्माण संबंधी गतिविधियां इसमें आएंगी। और सेवा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था वाला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कोई भी संस्था की स्थापना की जाएगी, एक बाकायदा उसके लिए कानून बना है, कंपनी एक्ट, ठीक। कौन सा कानून बना है, वो कंपनी एक्ट बना हुआ है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत 14 जुलाई 2004 को मध्य प्रदेश में सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। मतलब इसमें सरकारी स्वामित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या, सरकारी स्वामित्व के रूप में एक संस्था की स्थापना स्वायत्त रूप से स्थापित करने का प्रयास 14 जुलाई 2004 को किया गया। और इसके द्वारा सड़क यानी रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए नियामक संस्था है, ठीक, ध्यान रखेंगे। 2004 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे बात करते हैं। कुछ संस्थान दिए हुए हैं और उनसे संबंधित स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। ये प्रश्न डायरेक्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और आगामी जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इन प्रश्नों के आने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें, इनके सन और नाम, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम 1976-77, ये जो संस्था है ये कहाँ है, तो ये है इंदौर में।
ठीक, क्योंकि मालवा क्षेत्र जो है वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक, वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र निर्माण की राजधानी रहा है। और वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में हुई। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। जो राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में कहाँ हुई? भोपाल में हुई। ठीक, तो कुछ संस्थान भोपाल में, अन्य जिलों में हैं, लेकिन अधिकाधिक कहाँ है? भोपाल में, राजधानी में। वित्त निगम की स्थापना 1955 में कहाँ हुई? इंदौर में। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में वित्त निगम का मुख्यालय है, वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय है। और वस्त्र उद्योग 1976-77, वित्त निगम 1955 में कहाँ है? इंदौर में है। लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई। ये पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में। तो लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। इसका मिलान करेंगे आप तो पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा पहला, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, मतलब परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ नियम और प्रोग्राम बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। और यह प्रयास 2010 में किया था। यानी किसी भी राज्य द्वारा परिवहन के क्षेत्र में कोई पॉलिसी बनाई गई हो और उसके बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किए गए हों, ऐसा प्रयास करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश कई मामलों में अग्रणी राज्य है। ठीक, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और इसके अलावा सोया स्टेट भी कहलाता है, नदियों का मायका कहलाता है, हृदय प्रदेश कहलाता है। आगे बात करते हैं, वनों पर आधारित मध्य प्रदेश में प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना जो है, प्लाई बनाने का कारखाना वनों की लकड़ी से स्थापित किया गया था, ये इटारसी में। और इटारसी में स्थापित किया गया था कब? 1964 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1964 में स्थापित किया गया था इटारसी। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम में है। और नर्मदापुरम किसका नाम है? होशंगाबाद का नया नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में अग्रणी प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पूर्वी स्थानों पर, पूर्वी जिलों पर, दक्षिण पूर्वी जिलों में ज्यादा वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जिला वाला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ठीक, कहाँ? एमपी। कहाँ होती है? पचमढ़ी में। ये क्या हो गया? स्थान के अकॉर्डिंग। तो पचमढ़ी तो जिला नहीं है, पचमढ़ी कहाँ है? महादेव पर्वत में, सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पर्वत श्रृंखला में, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में महादेव पर्वत पर, महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी हिल स्टेशन है, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है, 252 सेंटीमीटर। ठीक, और यदि जिला पूछे सर्वाधिक वर्षा जिला, तो जिला में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है बालाघाट। और बालाघाट जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक चावल का उत्पादन होगा। ठीक, तो वर्षा जहां होगी तो चावल की खेती ज्यादा हुई होगी। तो ध्यान रखिएगा, बालाघाट में सर्वाधिक चावल होता है मध्य प्रदेश में। और बालाघाट के बगल में है, यानी पूर्व साइड छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सर्वाधिक चावल होता है, चावल की फसल की पुनरावृत्ति भी की जाती है। तो धान का कटोरा, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का यदि चावल का कटोरा कहा जाए तो बालाघाट जिला को कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि किन्नौर चावल, ठीक, किन्नौर चावल जो है कहाँ का? बालाघाट का है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किन्नौर चावल बालाघाट, जिसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ पास पूछा गया था प्रथम जिला चावल में, तो बालाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और बालाघाट बांस के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, बांस के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। मलाजखंड तांबा खदान यही है। भरवेली मैंगनीज की खदान भी बालाघाट में है। बालाघाट न केवल कृषि में बल्कि खनिज उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। यही कारण है कि वहां की वन संपदा को बचाने के लिए, वहां के खनिज संसाधन को बचाने के लिए वहां नक्सलवादी गतिविधियां भी प्रचलित रही हैं। तो मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है? बालाघाट है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बस
अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 23 जून सन 2018 को 23 जून सन 2018 को नेहरू स्टेडियम इंदौर से इस योजना का अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? नेहरू स्टेडियम से सन 2018 में किया गया था। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग के लिए, मोतियों की गलसन माला के लिए निर्माण के लिए फेमस है? तो दोस्तों इसमें से जो जिला हो जाएगा वो जिला है, ठीक, कौन सा जिला हो जाएगा पिथौरा पेंटिंग के लिए? तो पिथौरा एक भित्ति चित्रकला है। पिथौरा जो कला है वो भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला का मतलब होता है दीवारों पर चित्र बनाकर कलाकारी को प्रदर्शित करना। ठीक, और यह जो है भील जनजाति द्वारा की जाती है, भीलों के समुदाय द्वारा ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो पेमा फात्या हैं, पेमा फात्या इसके प्रधान कलाकार रहे हैं। ठीक, इनका नाम विश्वविख्यात है। पेमा फात्या पिथौरा पेंटिंग के लिए फेमस रहे हैं। तो मोतियों की गलसन माला, पिथौरा पेंटिंग, इसके लिए कौन सा जिला फेमस है? तो दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, यहाँ सर्वाधिक भील जनजाति रहती है। तो सर्वाधिक जनजाति इसमें जो पश्चिमी जिला है ये होगा जाएगा अलीराजपुर। झाबुआ होता तो वह भी होता। बालाघाट पूर्वी है, ये नहीं होगा। विदिशा मध्य में है, ये भी नहीं होगा। रायसेन भी मध्य में है। पश्चिम में होता है भील जनजाति पाई जाती है, और वही जो है जिला है अलीराजपुर। ठीक, भीलों का ही प्रसिद्ध पर्व है भगोरिया। ठीक, आगे बात करते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 1960 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। तो विद्युत के लिए यहाँ ऊर्जा भवन भी स्थापित है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण पुनः हुआ है, इसलिए कुछ नाम परिवर्तित हो गए हैं। आपको नाम ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 जो हुआ करता था पहले भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था, और जो श्रीनगर से, ठीक, श्रीनगर से कहां तक जाता था? कन्याकुमारी तक जाता था। तो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी कहाँ है? सबसे दक्षिण क्षेत्र में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो यहाँ मिलाने वाला यानी पूरा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो हमारा भारत है, ठीक, इसको जो पश्चिम में है यहाँ गुजरात हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो हमारा भारत बन जाएगा, यहाँ पास ये सिक्किम बन गया। ये पूर्वोत्तर 7 बहनों वाले राज्य कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो हमारा ये भारत बन गया, तो यहाँ पास श्रीनगर यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जो गलियारा था वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। किसी जिलों को मिलाकर मैं तो ऐसे डायरेक्ट बता दिया हूँ। यहाँ इसको NH7 कहा जाता था, नेशनल हाईवे 7। अब उसी का नामकरण क्या हो गया है? नेशनल हाईवे 44। अब क्या हो गया है वो? नेशनल हाईवे 44 हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से भी ये गुजरता है, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है? तो वो है नेशनल हाईवे है 44। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तक भी है। ठीक, और ये जो है मुरैना, ग्वालियर, ये इंदौर होता हुआ आगे, मुरैना ग्वालियर इंदौर नहीं जाता है, बीच से ये निकल जाता है, मतलब रीवा, जबलपुर, कटनी, यहाँ से जाता हुआ ये नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 44 ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसका पहले नाम था NH7, अब हो गया है NH44, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बनखेड़ी, ठीक है, बनखेड़ी में
और बनखेड़ी कहाँ है? बुधनी। बुधनी कहाँ है? सीहोर में। ठीक है, तो सीहोर में ये जो है कारखाना स्थित है, बुधनी में। बुधनी वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधानसभा सदस्य हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है? वह मिट्टी है आपकी, वह मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात अगर आप इसको पानी दे देंगे तो कई दिनों तक, एक हफ्ते तक के लिए इसमें नमी बनी बराबर बनी रहती है अपेक्षाकृत अन्य मिट्टियों के। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, उनकी अपेक्षा काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। ये नमी और आर्द्रता को ज्यादा देर तक बनाए रखती है, इसीलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। ठीक, उपजाऊ मिट्टी है। इसको और क्या कहते हैं? इसको और बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी कहते हैं। ठीक, और रेगर मिट्टी के अलावा किसको क्या क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की सबसे ज्यादा खेती इस मिट्टी में होती है। रेगर मिट्टी कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 47% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी है मध्य प्रदेश में? काली मिट्टी है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और ये मालवा का पठार, जो पठारी एरिया है पूरा मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? पठारी राज्य है। तो इसका निर्माण जो है लावा के बनने के कारण हुआ था, बहुत प्राचीन कालिक घटनाओं के कारण। तो यहाँ जो है काली मिट्टी का क्षेत्र ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो योजना है, इसका प्रारंभ 28 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा किया गया था। तो इसको शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों कॉलेजों में जो है कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो 28 दिसंबर सन 2017 को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? रेशम संचालनालय क्या है? रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए, रेशम कीट के पालन को बढ़ावा देने के लिए, और रेशम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए, आगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर सन 1984 को रेशम संचालनालय का गठन किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? तो सिल्क डायरेक्टोरेट 1 नवंबर सन 1984 को भोपाल में स्थापित है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEV तो 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। ये प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है या निर्माणाधीन रहा? तो ये सिवनी जिला है। सिवनी जिले में 600 मेगावाट क्षमता का जो ताप विद्युत संयंत्र है वो BH मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो सिवनी जिले में है। और भेल के द्वारा, भेल क्या है? भेल जो है महारत्न कंपनी है। मध्य प्रदेश के संचालित पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे जो विकास है उसके लिए कई जोन, विभाग, संभाग बनाए गए। उन्हीं में से जो पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय है वो है रतलाम में। तो पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? रतलाम में है। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है। ठीक है, ये सारे जिले इसमें शामिल होते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जोन कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में एक जोन है, कौन सा आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पमरे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में, JBP। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। और भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है टोटल। ठीक, तो उनमें से एक रेलवे जोन ये है। मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड कहाँ है? तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है भोपाल में।
ठीक, इसीलिए जब वैकेंसी निकलती है तो जो बोर्ड का नाम होता है भोपाल होता है, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। और पमरे मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे एक जोन है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रेलवे जोन है। और पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम नदी कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 3000 नदियां हैं। ठीक, और यहाँ जो पहली नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, वह कौन सी नदी घाटी परियोजना थी? तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। 1953-54 में इसका प्रारंभ किया गया था इसको, और 1960 में गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया था, गांधी सागर बांध। ठीक, तो गांधी सागर बांध का निर्माण मंदसौर जिले में किया गया, मंदसौर जिले में किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, मंदसौर जिले में गांधी सागर डैम चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना बिजली बनाने के लिए और पानी सिंचाई के लिए किया गया था। 1953-54 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। तो प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है और किस स्थान से होता है? दोस्तों आप कमेंट भी करें, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं और आपके जो सुझाव हैं वो भी दे सकते हैं। हमारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सवाल हो, उनको भी आप कमेंट में दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई, कब लागू की गई? तो पहले समझ लेते हैं इंदिरा किसान ज्योति योजना है क्या। इंदिरा किसान ज्योति योजना 2018 में जब नवगठित सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई थी, उसी सरकार ने एक योजना चलाई थी 10 HP तक के कृषक पंपों के लिए। ठीक, कृषक पंपों के लिए के बिल को आधा करने की, बिल को क्या करना? आधा करना। ठीक, उनके बिल को आधा माफ करने के लिए जो योजना चलाई गई थी, इंदिरा किसान ज्योति योजना चलाई गई थी, और वह योजना 7 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। ठीक है, तो किसानों का जो बिल है उसको कम करना, रियायती दर पर देना, उसकी शुल्क को कम करने के लिए ये योजना 7 फरवरी 2019 को कमलनाथ सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों सन 1867 में मध्य प्रदेश में पहली बार रेल मार्ग मतलब रेल प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। वह वर्ष है 1867। कहां हुआ था? तो जबलपुर से हुआ था। ठीक, जबलपुर से किधर को लिए? इलाहाबाद। किसके लिए हुआ था? किस स्थान के लिए? इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो वहां तक के लिए हुआ था, जबलपुर से 1867 में हुआ था। आपको बताना है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। ठीक, आप कमेंट में बताएं कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। ठीक, आप बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, लेकिन किस सन में हुई ये आपको बताना है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना, जिलेटिन एक पदार्थ होता है जो जानवरों के उप उत्पादों से इसको निर्माण किया जाता है, और यह पाउडर के रूप में ठोस पदार्थ होता है, और यह बनाने का कारखाना है जबलपुर में। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल में होता है। ठीक, केस संवारने वाली क्रीम, दवाइयां बनाने में, ठीक, चेहरे में लगाने में होता है इसका प्रयोग। तो जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश रखते हो या ना भी रखते हो तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो आपको होनी ही चाहिए कॉमन सेंस में। तो पूछ रहा है खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी फसल होती है? तो खरीफ फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक, रबी फसल कौन सी फसल होती है? रबी फसल जो होती है वो फसल अक्टूबर नवंबर में
बोई जाती है, ठीक, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आप कहेंगे कि समय के आधार पर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक, और उसको ठंडी ऋतु में मतलब अक्टूबर नवंबर तक में उसको काट लिया जाता है, वो खरीफ है। और जिस फसल को ठंडी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है मार्च अप्रैल के समय में, वह रबी की फसल है। तो इसमें से गेहूं जो है अभी ठंडी में बोया गया है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाएगी। तो गेहूं क्या है? रबी की फसल है। बाकी सूरजमुखी खरीफ है, मक्का खरीफ फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ताप विद्युत केंद्रों के नाम दिए गए हैं, उनके स्थानों के नाम के साथ मिलान करना है। तो पेंच ताप विद्युत केंद्र, हमने इसके पहले पढ़ा था कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। कहाँ है ये? छिंदवाड़ा में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है अनूपपुर में। अनूपपुर में कहाँ? अमरकंटक में, ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है पाथरखेड़ा है। पाथरखेड़ा कहाँ? बैतूल में। तो पाथरखेड़ा कहाँ है? बैतूल में है, ठीक है। पाथरखेड़ा कहाँ है? बैतूल में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सॉरी यहाँ पास एक मिस हो गया है, यहाँ पास ध्यान रखेंगे। ये जो पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ है? ये है आपका बैढ़न में, ठीक। इसको एनटीपीसी भी कहा गया है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है आपका पाथरखेड़ा बैतूल में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अनूपपुर में, ठीक है। इस प्रकार से जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 4760 मेगावाट, इसकी क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं या एनटीपीसी बैढ़न। बैढ़न कहाँ है? सिंगरौली में है। बैढ़न कहाँ है? सिंगरौली में है। इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होने के कारण इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। पहले ये सीधी जिला में था, बाद में सीधी से सिंगरौली जिला बन गया, तो अब सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959-60 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु मध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस औषधि पौधे की खेती नहीं की जाती है निम्नलिखित में से? तो कौन सा औषधि पौधा है जिसकी खेती नहीं की जाती? तो वह औषधि पौधा है धनिया। धनिया जो है मसाला है, ठीक। धनिया किस में आएगा? मसाले में आएगा, यह औषधि पौधे में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी लेमन ग्रास, सफेद मूसली, तुलसी, ये तीनों हैं उसमें, धनिया नहीं है। धनिया जो है औषधि नहीं है, धनिया मसाला है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में है, ठीक है। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में है, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश का, ठीक। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का कौन सा? इटारसी। इटारसी कहाँ है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। कीटनाशक संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र बीना में है। बीना कहाँ है? सागर में। और सागर में हमने ऑयल रिफाइनरी की भी चर्चा की थी, तो यहाँ कीटनाशक संयंत्र भी बनाया गया है बीना में। आगे बढ़ते हैं, उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जो है एक नदी घाटी परियोजना है, ये छतरपुर में बनाई गई है, उर्मिल नदी पर बनाई गई है। छतरपुर में किस नदी पर बनाई गई है? उर्मिल नदी पर। उर्मिल नदी कहाँ है? छतरपुर जिले में है, और इसी को कहा गया है उर्मिल परियोजना। और यही उर्मिल नदी के किनारे मकर संक्रांति में मेला लगा था, जब चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा जो है जो देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा है। इसको 2012 में एकीकृत टर्मिनल इसका स्थापना किया गया था। एकीकृत टर्मिनल के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था 2012 में 14 फरवरी को, और यहाँ जो है सर्वाधिक उड़ानें होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी घोषित हो चुका है, और यहाँ 2019 से, ठीक, यहाँ से दुबई के लिए उड़ान भरी जाती है। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट हो गया अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। आगे बात करते हैं, कौन सी पाइपलाइन आधारित केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो शहडोल जिला है, जहाँ रिलायंस कंपनी के द्वारा
रिलायंस कंपनी के द्वारा यहाँ पास गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये शहडोल में की गई है रिलायंस कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश में इसमें पूछा गया है कि गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई है। तो कहाँ की गई है, कब की गई है, तो वर्ष 1992 में विजयपुर, ठीक, विजयपुर और एक आता है भांडेर, इन दो स्थानों पर की गई थी 1992 में गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना। विजयपुर कहाँ है, गुना में है, भांडेर कहाँ है, दतिया में है। तो 1992 में की गई थी, ध्यान रखिएगा इन दोनों स्थानों में। और विजयपुर गुना में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र भी है, ठीक, गैस आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ है, गुना में ही है। और यहाँ विद्युत गृह की स्थापना की गई दो स्थानों में। आगे बात करते हैं, कटनी से शुरू होकर रांची तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। तो कटनी से शुरू होकर रांची तक यानी छत्तीसगढ़ से होते हुए जो नेशनल हाईवे गुजरता है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 43। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 43। नेक्स्ट, बैतूल जिले के सारणी में ताप विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो यहाँ जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है बैतूल जिले के सारणी में, जिसको सतपुड़ा सारणी कहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसको जो है स्थापित किया गया है ताप विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था। तो वायु सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब हुई, तो 1948 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। वो तिथि थी 26 जुलाई 1948, जहां इंदौर से, कहां से हुई थी उड़ान, इंदौर से, कहां के लिए हुई थी, ग्वालियर के लिए हुई थी। तो ग्वालियर के लिए हुई थी इंदौर से 26 जुलाई 1948 को। और चूंकि उस समय होलकर और ग्वालियर में सिंधिया ऐसे बड़े राजघराने थे, उन्होंने व्यापक प्रयास किए और बाकायदा हमारे प्रदेश में हवाई उड़ान की शुरुआत हुई। भारत में कब हुई थी, तो भारत में 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। तो लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित किया गया है। चर्म उद्योग को विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना देवास में की गई, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो अफीम जो है कहाँ की जाती है इसकी खेती, तो दोस्तों इसकी खेती की जाती है मंदसौर में, मंदसौर के अलावा नीमच में, नीमच के अलावा रतलाम में, ठीक। इन तीनों स्थानों पर इसकी खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, मीडियम और शॉर्ट वेव पर आधारित प्रदेश का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो केंद्र कहाँ है, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में टोंस जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां टोंस जल विद्युत केंद्र स्थापित है, तो वह रीवा जिला है। यहाँ 1990 में टोंस में एक बांध बनाकर यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है सिरमौर विकास खंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोंस नदी पर है, टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है और यहीं पर जो है जल विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया। तो दोस्तों ये जो स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना 1975 में की गई और ये कहाँ की गई, भोपाल में की गई, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1975 में भोपाल में किया गया, किसके लिए, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन में भारत को अग्रणी करने के लिए, मध्य प्रदेश को अग्रणी करने के लिए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विकास विद्युत निगम की स्थापना कब की गई, वर्ष 2000 में, ठीक। कब की गई, 1 अगस्त 2000 को की गई थी और किसके लिए की गई थी, नर्मदा जल विद्युत विकास निगम, मतलब नर्मदा नदी का प्रयोग सिंचाई के लिए हो, जल विद्युत उत्पादन के लिए हो, इसको बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको इतिहास अगर पढ़े होंगे तो ये वाला प्रश्न भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर से संबंध रखती हैं और झांसी से। झांसी कहाँ, यूपी में है और ग्वालियर कहाँ है, एमपी में है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हालांकि ये संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है, ठीक है, बेतवा नदी पर बनाई गई है और इसको जो है
बेतवा परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हमीरपुर में है। आगे बात करते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का जब हम भौतिक विभाजन करते हैं तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जब हम पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र का देखते हैं आंकड़ा, तो इसमें सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है बालाघाट है, ठीक, और दक्षिण पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है, बीच में मध्यम होती है, यहाँ पश्चिम में बहुत कम होती है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की मृदा बघेलखंड में पाई जाती है? तो बघेलखंड में ज्यादा वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में मृदा जो है लाल पीली होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों डाक तार परिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में वर्ष 1962 में हुआ था। ठीक, वो तिथि थी 1 अप्रैल 1962 और ये चूंकि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी जब गठन हुआ था उसके पहले पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, तो वो 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल मतलब संचार व्यवस्था के लिए इसका गठन नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। बाद में 1965 में इसको भोपाल ट्रांसफर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अब कहाँ है? अब है भोपाल में, लेकिन प्रारंभ में कहाँ की गई थी? नागपुर में की गई थी। वर्ष 1965 में भोपाल आया और भोपाल में जो है इसका स्थापना मुख्यालय बना। तो यहाँ 1965 में टिक नहीं लगाएंगे, गठन हुआ था 62 में और मध्य प्रदेश का गठन तो 1956 में हुआ था। इसका आंसर होगा 62, ट्रांसफर हुआ 65 में। पोषण आहार संयंत्र, ठीक, पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? तो पोषण आहार संयंत्र जो है धार जिले में है। पंजीरी आप समझ सुने होंगे, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पूरक पोषण दिया जाता है ना, पूरक पोषण, तो पूरक पोषण कहाँ दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में। ठीक, ये आईसीडीपी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1975 में प्रारंभ हुआ था, उसी के अंतर्गत पूरक पोषण आहार परियोजना या योजना प्रारंभ की गई थी। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो ये पूरक पोषण वितरण किया जाता है, तो पोषण आहार प्लांट, ये जो पंजीरी वगैरह बनाने का संयंत्र है वो बनाया गया है धार में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और यहीं से पूरे मध्य प्रदेश में इसको सप्लाई किया जाता है। ध्यान रखिएगा धार। ठीक, आगे बात करते हैं, बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में है, बावनथड़ी नदी पर स्थित है। ठीक, इस किस नदी पर स्थित है? तो बावनथड़ी नदी पर। और कहाँ स्थित है ये? बालाघाट जिले में स्थित है। और बावनथड़ी नदी में इस बांध को बनाकर जल और विद्युत को उत्पादन करने का प्रयास किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है? तो कुओं से सिंचाई वहीं होगी जहां वाटर लेवल अच्छा होगा। तो वाटर लेवल कहाँ अच्छा होगा? जहां नदियां होंगी। तो नदियां कहाँ होंगी मध्य प्रदेश में ज्यादा? तो मध्य प्रदेश में पश्चिम वाला क्षेत्र है जहां से चंबल नदी, ठीक, कौन सी नदी निकलती है मध्य प्रदेश में? चंबल नदी निकलती है, क्षिप्रा निकलती है, ठीक, माही नदी निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है विश्व में। तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बहुत सारी नदियां हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र यानी मालवा में सिंचाई कैसे होती है? कुओं से होती है। आगे बढ़ते हैं, किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल एक्सप्रेस वे, जहां भिंड, मुरैना, श्योपुर, और ये एक्सप्रेस वे जो है किसको जोड़ेगा? तो कोटा से जोड़ेगा झांसी को। ठीक है, राजस्थान के कोटा को झांसी से जोड़ेगा और यही चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर यानी चंबल संभाग से गुजरेगा और इसी को अटल एक्सप्रेस वे नाम दे दिया गया है, क्योंकि ग्वालियर से रहने वाले थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात हिंदी के कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से होकर राजगढ़, देवास होता हुआ, इंदौर से होता हुआ हुबली यानी कर्नाटक तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 52। इनको आपको याद रखना पड़ेगा और मैप में लगातार देखना पड़ेगा, तब ये आंसर आपको एक्चुअल में पता होंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश धर्म और अध्यात्म का प्रदेश है, ठीक, और कई मामलों में गजब प्रदेश है। उन्हीं मामलों में जो वन संसाधन संपन्न हमारा राज्य है, अनेक वनोपज प्राप्त होती हैं, उन्हीं में से एक है तेंदू। और तेंदू का जो फल है
उसको हम तो यूज करते ही हैं, उसका पत्ता भी उपयोगी होता है। उसके पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में करते हैं, ठीक। और ये बीड़ी उद्योग भी हमारे राजस्व आय का सरकार के लिए बड़ा स्रोत होता है, लोगों का इसमें डायरेक्ट रोजगार से जुड़े होते हैं। तो तेंदुए के पत्तों को तोड़कर उसका बीड़ी बनाना, फिर सहकारी समितियों के माध्यम से उसका विक्रय करना, सरकार को पैसा भी मिलेगा और लोगों को भी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इन विकल्पों में से आपको ढूंढना है, ठीक। इन विकल्पों में से नेशनल हाईवे 46 जो है, ये जो है जाता है ग्वालियर से बैतूल तक जाता है और इसकी लंबाई 604 किलोमीटर है। तो ये इन विकल्पों में से सबसे ज्यादा लंबा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न की चर्चा करें। 58, मध्य प्रदेश के विदिशा रायसेन में किस नहर से सिंचाई होती है? तो वह नहर है बारना नहर, ठीक। बारना नहर से विदिशा और रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। बारना नदी पर यह नहर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। तो बारना नहर विदिशा रायसेन से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो बरगी के अतिरिक्त किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा और बरगी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है नाम? रानी अवंतीबाई परियोजना, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई परियोजना ये जबलपुर में स्थापित है और बरगी नदी पर स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और बरगी इन दोनों नदियों के संगम पर यह योजना स्थापित है और यहाँ से 90 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है और लाख हेक्टेयर लगभग इससे सिंचाई भी प्राप्त की जाएगी। आगे, जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ है? तो जीवाणु खाद्य संयंत्र का मतलब होता है बैक्टीरिया यानी जैविक जीवों के सहायता से खाद बनाना, जैविक उर्वरक बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित है? यह है भोपाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। और जैविक उर्वरक हमारी पारिस्थितिक कृषि का हिस्सा है। यदि हमारी पर्यावरण अनुकूल कृषि करना है तो जैविक कृषि इसके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य किसको घोषित किया गया है, आप बता सकते हैं कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो ग्रेसिम उद्योग क्या होता है? ग्रेसिम उद्योग कपड़ा, रसायन, ठीक है, वस्त्र, सीमेंट, इन सब कारखानों का समुच्चय है और यह उद्योग कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? नागदा में। नागदा कहाँ है? नागदा उज्जैन में है और यही वही नागदा है जहां वराह मिहिर का जन्म हुआ था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में एक थे। अब आता है संजय सरोवर बांध और सारथी बांध में क्या समानता है? तो ये दो बांध हैं वो समान रूप से किस विशेषता को स्पष्ट करते हैं? तो ये दोनों जो बांध हैं ये वेनगंगा नदी पर स्थित हैं। वेनगंगा नदी जो है सिवनी में इन दोनों बांधों को देखा जा सकता है और सारथी बांध भी है और संजय सरोवर बांध, दोनों कहाँ है? सिवनी में है, वेनगंगा नदी पर है। वेनगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एकमात्र सैन्य हवाई अड्डे को कहाँ देखा जा सकता है, यानी किस जिले में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह सैन्य हवाई अड्डा ग्वालियर में है। महाराजपुरा वायु सैन्य बेस इसका नाम है, ठीक। तो ये ग्वालियर में है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन 20 जून सन 1905 को पिपरिया में किया गया था। और पिपरिया में कहाँ? पिपरिया वर्तमान में होशंगाबाद में है, ठीक है, होशंगाबाद हरदा के पास, ठीक है। तो ये होशंगाबाद हरदा के पास पिपरिया है जहां इस सहकारी साख समिति का जो है गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भांडेर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो भांडेर नहर जो है किस नदी से निकाली गई है ये बताना है। तो भांडेर नहर जो निर्माण है किस नदी से इसको निश्चित किया गया है सिंचाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए? तो ये जो नहर है ये बेतवा नदी से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, भांडेर नहर बेतवा नदी से निकाली गई है। यहाँ जो है दतिया, शिवपुरी, यहाँ आसपास सिंचाई के लिए इस नहर को निर्माण किया गया था, बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कारखाने हैं और उनसे संबंधित मिलान स्थान है। इलेक्ट्रिक लोकोसेड है इटारसी में। रेवले स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये बनखेड़ी बुधनी में है।
रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ, भोपाल में, भोपाल में निषादपुरा में। तो ध्यान रखिएगा ये निषादपुरा इधर हो गया है, ये निषादपुरा यहाँ है, ठीक है। भोपाल निषादपुरा में रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रेल कोच फैक्ट्री वैसे अभी तो भोपाल में है और झाबुआ में निर्माणाधीन है, ठीक है। झाबुआ में इसको प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो कुक्कुट पालन क्या होता है? मुर्गी पालन, ठीक, चूजों का पालन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आता है पशुपालन विभाग के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा ये किसके अंतर्गत आता है? पोल्ट्री फार्म, ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2006 में 2 अप्रैल सन 2006 को जल संरक्षण जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 2 अप्रैल 2006 को, ठीक है। आगे, जोबट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जोबट परियोजना जो है हथनी नदी पर, धार जिले में हथनी नदी पर जोबट परियोजना का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। शहद और सरसों के उत्पादन में कौन सा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है सरसों के उत्पादन में फेमस? तो आपको पता होगा कि जहां वर्षा कम होती है वहां कटीली झाड़ियां भी होती हैं, वहां ऐसी फसलें होती हैं जहां पानी की आवश्यकता कम होती है। तो जिस तरीके से राजस्थान है, वर्षा कम क्षेत्र वाला राज्य है, वहां ज्यादा सरसों होता है। तो सरसों उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। और मध्य प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के आसपास का जिला हो जाएगा। तो मुरैना जिला जो है सरसों उत्पादन की हांडी कहलाता है। सरसों की हांडी किसको कहते हैं? मुरैना जिला को कहते हैं। और शहद का भी उत्पादन यही ज्यादा होता है। तो मुरैना जिला ध्यान रखिएगा, और यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नलसेवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों नलसेवा बांध सन 1967 में वेनगंगा नदी पर बनाया गया था, ठीक। और वेनगंगा नदी की यहाँ पास हम सहायक नदी की बात करें तो ये चंदन नदी पर बनाया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चंदन नदी पर। वेनगंगा की एक सहायक नदी है चंदन नदी, जिसमें 1967 में इस बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? खेत सड़क योजना की। तो 1 जनवरी सन 2014 को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना क्या कहती है? यह योजना यह कहती है कि जो किसान है वो अपने घर से निकले तो डायरेक्ट खेत तक जाए, और खेत जाए तो उसके लिए सड़क बनी हो, अर्थात वो गाड़ी से जा रहा है, बाकायदा शान शौकत के साथ जाए खेत तक और अपना कार्य करके पुनः वापस घर लौट आए। जितने भी जैसे कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर वगैरह है, उनकी आने जाने की व्यवस्था हो, उसको पैदल या कुछ साधन ले जाने की आवश्यकता हो, उसके लिए बाकायदा एक सड़क हो। तो घर से खेत तक जाने के लिए सड़क निर्माण की योजना का जो प्रारूप है, यह योजना उसके अंतर्गत शुरू की गई थी। समय है 1 जनवरी 2014 को, ठीक है। वास्तविक धरातल में कितना सफल हुई है, कितना उसका अनुप्रयोग हुआ है, ये तो आप ही जाने देख ही रहे होंगे, बट यहाँ ये योजना को हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस क्या है? तो सर्वाधिक फेमस स्थान है अंजड़। अंजड़ क्या है? अंजड़ जो है बड़वानी में है। और आपको बता दूं कि कपास वहां होती है जहां काली मिट्टी ज्यादा होती है। भारत में सर्वाधिक कपास कहां होती है? महाराष्ट्र में होती है। तो ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से लगातार जुड़ा होगा वहां ज्यादा होगी कपास। तो मध्य प्रदेश में कपास के जिले, ठीक है, कपास कहां होती है ज्यादा? खंडवा में, खरगोन में और बड़वानी में, ठीक। और बड़वानी का वही स्थान है अंजड़ जहां अच्छी किस्म की कपास होती है, ठीक। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा अंजड़ बड़वानी। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? तो मटियारी परियोजना जो है मंडला जिले में स्थित है, और मटियारी परियोजना मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस सेंटर का निर्माण छिंदवाड़ा में पांढोरना में किया गया है, ठीक है। पांढोरना एक स्थान है जहां इस
स्कूल को प्रारंभ किया गया है ड्राइविंग के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना का संबंध किससे है? तो सूरज धारा योजना उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरण के लिए, SC/ST के लिए जो तिलहन के बीज होते हैं, ऐसे फसलों को बढ़ावा देने के लिए और SC/ST के किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन वर्ष 2008 में किया गया था। ठीक, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र, ठीक, की स्थापना, चांदनी की स्थापना कब की गई? इसकी हमने चर्चा कर लिया था पहले, 1953 में हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी किसकी प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां हैं आलू की। ठीक, आलू अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में, भारत में शिमला में है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है और यहाँ जो है आलू की प्रजातियों की इनको मेंशन किया गया है और वह है कुफरी चंद्रमुखी और बादशाही। बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी द्रोणी को शामिल किया गया है? तो ये जो द्रोणी है ये गोदावरी नदी है, बाघ नदी इसकी सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो के लिए किस देश की सहायता से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? तो जापान की सहायता से मेट्रो का विकास किया जा रहा है मध्य प्रदेश में और इंदौर में इसका निर्माण प्रस्तावित है, तो इसका सहायक हो जाएगा जापान। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो पहला जल विद्युत केंद्र जो है गांधी सागर डैम है, 1960 में चंबल नदी पर मंदसौर में, इसकी हमने पहले प्रश्न में चर्चा की है। नेक्स्ट, कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हो रहा है? तो चोरल नदी है और ये स्थानीय रूप से महू तहसील के अंतर्गत इंदौर में स्थापित है ये परियोजना और ये सिंचाई के लिए मुख्यतः इसका निर्माण किया गया है, तो महू इंदौर इसका आंसर हो जाएगा। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला देश का पहला रेल क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर ये है। नेक्स्ट, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग क्या होती है? मतलब ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जो जहां कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो उसको नियंत्रित करता हो आने जाने के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो सर्वाधिक जो सोयाबीन होता है मालवा क्षेत्र में होता है और भारत में भी सर्वाधिक सोयाबीन भारत में मध्य प्रदेश में होता है, जहां लगभग 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है? सोयाबीन संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ है? उज्जैन में है। और यदि अनुसंधान पूछे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ध्यान रखिएगा, अनुसंधान केंद्र इंदौर और सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन में है ना। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई। कहाँ हुई? भोपाल में हुई। ठीक, आगे बात करते हैं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। ठीक, और ये जो है विंध्याचल बैढ़न सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश में नेपानगर कारखाना किसके लिए फेमस है? तो अखबारी कागज बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक, और यह जो है कहाँ स्थापित है? बुरहानपुर में स्थापित है। ठीक है, तो बुरहानपुर जिले में स्थापित है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया गया है? तो बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर। ठीक है, बेनीगंज में इस नहर का निर्माण किया गया है सिंचाई के लिए। आगे बात करते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है? तो कान्हा कैसले राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है और यहाँ जो है हवाई पट्टी की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और विदेशी पर्यटक डायरेक्ट यहाँ आ सके। आगे आता है पीलूखेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र। तो औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश में 26 हैं। ठीक, औद्योगिक विकास केंद्र कितने हैं? 26। ये केंद्र क्या होते हैं? जहां औद्योगिक विकास गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है और यह जो केंद्र हैं ये 26 हैं। इन्हीं में से एक है पीलूखेड़ी। पीलूखेड़ी कहाँ है? राजगढ़ में। ठीक, जैसे मनेरी मंडला ऐसे ही यह केंद्र एक है कहाँ? राजगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में बैतूल में पाथरखेड़ा कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो बैतूल में पाथरखेड़ा में जो स्थापित किया गया केंद्र है वो है सतपुड़ा सारणी
ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने गैस आधारित पाइपलाइन संयंत्र स्थापित किया है? वो है आपका विजयपुर। विजयपुर कहाँ है? गुना में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? तो परिवहन आयुक्त का कार्यालय, एकमात्र कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक सुप्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? तो यह है कड़कनाथ। इसका मांस काला, इसका रंग काला और इसका खून काला। जीआई टैग इसको मिला है 2018 में। ये कहाँ है? झाबुआ अलीराजपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी किस ओर बहती है? इसका मिलान करना है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सोन नदी उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व, सोन नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर, चंबल नदी उत्तर की ओर। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। विश्व का दूसरा और देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? तो वह है झाबुआ में। झाबुआ में सर्वाधिक भील जनजाति है, तो वहां भील जनजातियों के प्रतिशत ज्यादा है झाबुआ अलीराजपुर में, तो यही जो है इनका शोध संचार केंद्र, इनके बारे में रिसर्च करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। बीज एवं फार्म विकास निगम क्या होता है? बीजों के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च सेंटर और उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए जो संगठन है उसकी स्थापना की गई है भोपाल में 1980 में की गई है। ठीक है, ये संस्थान, इनकी स्थापना, मुख्यालय, ये जरूर याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ हुई? ये खंडवा में हुई और इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। यहाँ दादा धोनी वाले और ओंकारेश्वर कई ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। यही है मालवा विद्युत संयंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1976 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच बनाने का कारखाना। इस प्रकार से हमारे ये 100 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ प्रीलिम्स एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर जाकर अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और आगामी हम नई अगली कड़ी में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।